हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट के फाइनल अकाउंट के वैसे तो हम लोगों का सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंट है, लेकिन उसमें भी एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था और पार्ट आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 को। ठीक है, तो समय को ना खराब करते हुए सीधे से हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि लेखांकन को प्रायः व्यवसाय की कहा जाता है। व्यवसाय की क्या कहा जाता है? लेखांकन को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को व्यवसाय की क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है, भाषा कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है या जड़ कहा जाता है। तो इनके ऑप्शन में से आप लोगों को एक सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि लेखांकन को प्रायः व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक अकाउंटिंग मेथड, मतलब कि अकाउंटिंग के मेथड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेखांकन का आधार माना गया है। कैसा आधार माना गया है? बेसिक आधार माना गया है, काल्पनिक आधार माना गया है, सैद्धांतिक आधार माना गया है या फिर उपरोक्त सभी माना गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा आधार माना गया है, कि बेस क्या है। तो इसका जो बेस है वो सैद्धांतिक है। कैसा है? सैद्धांतिक आधार माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम क्या क्या हैं? परिवर्तनीय सिद्धांत, ये भी एक नाम है। स्वयं सिद्ध सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत है। और परिपाटी सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है। तो लेखांकन सिद्धांत के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? GAAP का, GAAP का, ये ऑप्शन में लिखा है। उसके बाद लिखा है AICPA का, या फिर ODOP का, या फिर NEP। इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो लेखांकन सिद्धांत में किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो इस नाम का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोगों को ये डाउट आएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका फुल फॉर्म भी रखा है, तो इसको देख लेते हैं कि GAAP का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो लिखा हुआ है कि जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग पावर, एक ए ऑप्शन में ये लिखा है जेंटल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका जो राइट आंसर है, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है। तो निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति है? सभी जगह मान्य नहीं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो सभी जगह मान्य नहीं होते हैं। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। सत्यापित करने का अभाव है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? यह मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, यह तीनों मानदंडों को पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता होती है। तो लेखांकन सिद्धांतों की क्या विशेषता होती है? तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि यह सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए सिद्धांत हैं। 3 मानदंडों को पूरा करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। 3 मानदंड भी हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से मानदंड होते हैं, मैंने ऑप्शन बनाए रखे हैं। सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर, इनके प्रयोग में अंतर भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है, मतलब विशेषता है। तो ये तीनों विशेषताएं होती हैं लेखांकन के सिद्धांतों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि लेखांकन सिद्धांत की विशेषता में 3 मापदंडों को पूरा करना होता है।
पूरा करता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही है। जो 3 मानदंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, 3 मापदंड बताए हैं, वो 3 मापदंड हैं उपयोगिता, व्यवहारिकता, उद्देश्यपूर्णता। मतलब कि अगर सिद्धांत होने चाहिए तो वो उपयोगी होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 मानदंड यही होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित डैश डैश से है। तो मतलब इसमें जो रिक्त स्थान दिया है उसमें आपको भरना है कि मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित किससे है, भार से है, बाधा से है, करेंसी से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा कि मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित करेंसी से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस होता है, क्या होता है। मतलब कि जो प्लस में होता है, पूंजी के प्लस में होता है, वो क्या होता है। आंतरिक देनदारियां, बाह्य देनदारियां, या फिर वसीयत, या फिर सभी। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाने के समय हम लोग सबसे साइड में, इधर साइड में एक साइड लिखते हैं लायबिलिटीज और एक साइड लिखते थे एसेट्स, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल लिखते थे, शुरुआत में ओपनिंग में कैपिटल, और उसके बाद जो लायबिलिटियां आती थी उन लायबिलिटियों को लिखते थे, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी के एक्सटर्नल लायबिलिटी भी लिखते हैं। तो इसमें जो लिखा है कि पूंजी के प्लस में होता है, तो ये दोनों के बराबर जो होता है वो एसेट्स होती हैं हम लोगों, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो इसमें आएगा हम लोगों का बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल है, लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत क्या शामिल है। सारता की प्रथा, उद्योग की प्रथा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों को सारता की प्रथा और उद्योग की प्रथा दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोहलर ने कितने प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है। तो कितने प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है, तो कोहलर साहब ने 3 प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि कोहलर ने 3 प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारता की प्रथा में सार तत्व जो है से आशय है, क्या आशय है। महत्वपूर्णता से आशय है, हीनता से आशय है, जिम्मेदारी से आशय है, या फिर प्रकटीकरण से आशय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों को सार तत्व यूज होता है, सार वर्ड यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है कि महत्वपूर्णता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथा शामिल होते हैं। तो प्रारूप पर सार तत्व, रूढ़िवादिता पर सार तत्व, या फिर सारता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कि लेखांकन नीतियों के चयन में देने योग्य तथा शामिल होते हैं। तो ये सारे के सारे सभी जो ऑप्शन हैं उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित होता है। लेखांकन समीकरण जो होता है वो 2 पक्षीय अवधारणा पर आधारित होता है, एक पक्षीय नहीं होता है। तो लेखांकन अवधारणा आप लोगों को याद करनी है कि लेखांकन की अवधारणाएं भी होती हैं, लेखांकन के मानक भी होते हैं। तो अगर आप लोगों ने लेखांकन मानक नहीं किए हैं तो मैंने एक क्लास, सेपरेट क्लास बनाई हुई है लेखांकन मानक, और लेखांकन मानक को बोलते हैं प्रारूप, लेखांकन प्रारूप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक क्लास इसकी भी बनी हुई है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास आप लोगों को अवधारणा की बना दूँ, कॉन्सेप्ट की, और उसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों के 9 या 10 कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक अच्छी ये भी होता है, ये भी होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उन पर भी मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में
कि लाभ हानि खाते में क्रेडिट का अधिक कहलाता है। तो लाभ हानि खाते में जो है वो क्रेडिट का अधिक क्या कहलाता है, अधिक क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया है कि जो है क्रेडिट का अधिक क्या कहलाता है। जैसे मान लो कि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसमें दो साइड होती है हम लोगों की, एक साइड होती है क्रेडिट साइड और एक साइड होती है डेबिट साइड। अब मान लो कि हम लोगों का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 50,000 रुपये और इधर का जो टोटल है मतलब डेबिट साइड का टोटल है 30,000 रुपये। तो ये क्या हो गया कि क्रेडिट साइड का अधिक हो गया डेबिट साइड पर। तो लाभ हानि खाते में क्रेडिट का अधिक कहलाता है। तो क्रेडिट जो है अधिक है और इस अधिक को हम लोग क्या कहलाएंगे, जो इसमें जो अंतर आएगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हम लोगों का शुद्ध लाभ कहलाएगा। और शुद्ध लाभ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। क्योंकि हम लोगों की इनकम 50,000 की है और खर्चे 30,000 के हैं, तो हम लोगों की इनकम जो है वो 20,000 रुपये हो गई। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ई ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यापारिक खाते में डेबिट का अधिक कहलाता है। तो डेबिट का जो है अधिक कहलाता है, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में भी वही कॉलम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं। तो इसमें डेबिट साइड और एक तरफ क्रेडिट साइड। अब मान लो कि टोटल जो है डेबिट साइड का टोटल है 40,000 रुपये और क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000 रुपये। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यापारिक खाते में डेबिट का अधिक, डेबिट का पक्ष का अधिक है इस पर, मतलब कि डेबिट का अधिक किस पर है, क्रेडिट पर। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये 10,000 का हम लोगों का कहलाएगा हानि। और हानि बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सकल हानि। क्या बोलेंगे, सकल हानि। क्योंकि व्यापारिक में आती है हम लोगों की सकल लाभ या शुद्ध लाभ और लाभ हानि में आती है शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हानि, इसका आंसर हो जाएगा। व्यापारिक खाते में डेबिट का अधिक जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ह्रास का आयोजन किया जाता है। ह्रास का जो है वो आयोजन किया जाता है स्थायी संपत्तियों पर, मतलब कि फिक्स एसेट्स पर, चालू संपत्तियों पर, करेंट एसेट्स पर, अदृश्य संपत्तियों पर, इंटेंजिबल एसेट्स पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ह्रास का आयोजन जो है वो कुछ संपत्तियों पर किया जाता है। कौन सी संपत्तियों पर किया जाता है, ये ऑप्शन में पूछा गया है आप लोगों से क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कि ह्रास का आयोजन जो हम लोग करते हैं वो स्थायी संपत्तियों पर करते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि ह्रास लगता है तो वो स्थायी संपत्तियों पर लगता है, जैसे कि प्लाट, मशीनरी, इन पर ह्रास लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यापार में स्कंद होता है। व्यापार में जो है वो स्कंद होता है केवल चल संपत्ति, एक बनावटी संपत्ति, एक स्थायी संपत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यापार में जो स्कंद होता है वो क्या होता है, चल संपत्ति होता है, अचल बनावटी संपत्ति होता है, या फिर अस्थायी संपत्ति होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यापार में स्कंद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यापार में क्या होता है, एक चल संपत्ति होता है, करंट एसेट्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि चिट्ठा प्रदर्शित करता है। चिट्ठा क्या प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की तरल स्थिति प्रदर्शित करता है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है, व्यवसाय की अर्जन क्षमता प्रदर्शित करता है, या फिर व्यवसाय की आय स्थिति प्रदर्शित करता है। तो जो चिट्ठा है हम लोगों का, जो मतलब कि बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में बनाने से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रकट करता है। क्या प्रदर्शित करता है, वित्तीय स्थिति प्रकट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते कब बनाए जाते हैं, 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं, 15 अगस्त को बनाए जाते हैं, लेखा वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि अंतिम खाते फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं। हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेखा वर्ष के एक अंत में बनाते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट होता है। तलपट होता है कैसा खाता होता है,
वास्तविक खाता होता है, व्यापारिक खाता, वास्तविक खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो तलपट जो होता है वो क्या होता है, इसमें पूछा गया है कि तलपट क्या होता है, कौन सा खाता होता है। तो आप लोगों को बताना है कि तलपट कौन सा खाता होता है। तो तलपट जो इन तीनों में से कोई नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब आप लोग कहेंगे क्या, क्योंकि तलपट जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का एक तरीके से खातों का विवरण होता है। क्या होता है कि खातों का विवरण, और खातों का विवरण में मतलब कि खाते में वो किसी भी खाते को आ सकता है, रियल अकाउंट भी उसमें आते हैं, पर्सनल अकाउंट भी आते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि बिके माल की लागत, तो बिके माल की लागत को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, उसका ऑप्शन दिया है, इसके मतलब कि फॉर्मूला पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो बिके माल की लागत प्रारंभिक स्कंद माइनस करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है कि बिके माल की लागत प्लस प्रारंभिक स्कंद माइनस अंतिम स्कंद। उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बिके माल की लागत प्लस अंतिम स्कंद, माइनस में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्कंद, और इसमें लिखा हुआ है कि बिके माल की लागत माइनस अंतिम स्कंद, और इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फॉर्मूला पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो हम लोगों का ए ऑप्शन के बराबर होता है कि बिके माल की लागत प्लस प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम स्कंद या फिर रहतिया। तो इसे बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला को यहाँ देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप लोग इसको मोस्ट लगा लीजिए, चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर इससे आएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस में करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दे करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि तलपट में दिखाए गए पूर्वदत्त व्ययों को दर्शाया जाता है। अगर हम लोगों के बैलेंस शीट में पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं तो वो कहाँ लिखे जाएंगे, तो वो केवल आर्थिक चिट्ठे में लिखे जाएंगे, मतलब कि बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। ठीक है, और अगर बाहर लिखे होते, मतलब कि समायोजन जो हैं पूर्वदत्त व्यय बाहर लिखे होते, तो वो लाभानी खाते में भी आते और चिट्ठी में भी आते। तो इसका आंसर अभी फिलहाल ये हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुपार्जित आय खाता होता है। अनुपार्जित जो आय खाता होता है वो संपत्ति होता है, दायित्व होता है, व्यय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो अनुपार्जित आय जो है उन्हें हम लोग बोलते हैं, उन्हें दायित्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसी आय हो गई है जो अभी हम लोगों ने कमाई नहीं है, तो कमाई नहीं है तो वो हम लोगों को देनी होगी या फिर काम करना होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग अनुपार्जित आय। हम लोगों के, अगर हम लोग जैसे मान लो कि समायोजन करते हैं, तो समायोजन में ज़्यादा बार जो समायोजन आती हैं, एडजस्टमेंट जो ज़्यादा बार पूछी जाती हैं, वो एडजस्टमेंट 4 होती हैं: अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित। तो इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले कर ले जाइए, क्योंकि समायोजन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में समायोजन दिया है।